अब हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है कैपेसिटर का। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं इसके बेसिक्स के बारे में। ये टॉपिक को अगर आप समझ लिए तो कभी आप भूलेंगे नहीं, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो सबसे पहले समझना कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का मतलब क्या है। पहले ये समझिए, कैपेसिटर को स्टार्टिंग में लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि कैपेसिटर एक्चुअल में करता क्या है, हमारी एनर्जी फुलफिलमेंट करता है स्टार्टिंग के टाइम में जब हमको जरूरत रहती है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी या क्या बोलते हैं, कैपेसिटर का काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करना। क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूं कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस, कैपेसिटर इज ए डिवाइस इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड, जो हमको मिलती है कब, जब जरूरत रहती है। कैपेसिटर इज ए डिवाइस इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड। ठीक है, और ये चार्जिंग मतलब एनर्जी स्टोर कैसे किया जाता है ये समझते हैं कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर can be achieved by transferring। ये चार्जिंग कैसे करते हैं कैपेसिटर का, जो कि एनर्जी हम यूज करते हैं, कि चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर कैन बी अचीव्ड बाय ट्रांसफरिंग चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। मतलब एक प्लेट से दूसरे प्लेट में मैं चार्ज को क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफर करके क्या करता हूँ, चार्जिंग प्रोसेस को अचीव कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कंसीडर करता हूँ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड चार्जिंग प्रोसेस कैन बी अचीव्ड बीट बाय बीट। बीट बाय बीट मतलब ग्रेजुअली ही अचीव किया जा सकता है। तो समझते हैं, इसमें जो डायग्राम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मान लेता हूँ कि दिस इज वन सेट ऑफ कैपेसिटर्स, दिस इज द सेकंड डायग्राम, दिस इज द थर्ड डायग्राम एंड दिस इज द फोर्थ डायग्राम। इसमें 4 डायग्राम्स मैं आपको बनाने वाला हूँ। ये चारों प्रोसेस को आपको ग्रेजुअली समझना है कि कैसे मैं क्या करने वाला हूँ, चार्जिंग करने वाला हूँ कैपेसिटर की, कैसे एनर्जी स्टोर करने वाला हूँ। ये दोनों का टॉपिक सेम ही है ना, कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर या चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। समझना कि स्टार्टिंग में ये दोनों प्लेट्स थी वो क्या थी, अनचार्ज थी। सबसे स्टार्टिंग में ये प्लेट जो थी वो क्या थी, आपकी अनचार्ज थी। अब मैंने क्या किया, ये प्रोसेस में चार्जिंग स्टार्ट किया। चार्जिंग कैसे स्टार्ट किया समझना, ये राइट वाली प्लेट से लेफ्ट वाली प्लेट में मैं क्या करता हूँ, एक चार्ज देता हूँ, यानी कि क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज जो है ना, ये वाली प्लेट से राइट से लेफ्ट में दे दिया। तो हो गया क्या, इस चार्ज के पास एक्सेस क्यू चार्ज आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी चार्ज क्यू की। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, इसमें से प्लस क्यू हटा दूंगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसमें से माइनस क्यू में से प्लस क्यू ऐड कर दूंगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, इस प्लेट से अगर क्यू चार्ज इसको दिया तो ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो इस पर्टिकुलर स्टेट में मैं बात करता हूं कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाइड था, वी था। कितना अप्लाइड था, V। दैट V इज नथिंग बट Q अपॉन C। मैं मान लेता हूं इन दोनों बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, Q अपॉन C। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1 इन दिस केस। अब मैं क्या करता हूं कि इतना तो मैंने कर दिया, ये प्लेट जो थी पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी थी, ये प्लेट निगेटिवली चार्ज हो चुकी थी। अब मेरे को क्या करना है कि इस पर्टिकुलर प्लस Q चार्ज के साथ छोटा सा DQ चार्ज और देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं DQ प्लस DQ स्मॉल चार्ज और देने की कोशिश करता हूं तो ये वाली प्लेट में आ जाएगा माइनस Q माइनस DQ चार्ज। अब ये DQ जो था ना पॉजिटिव था, ये भी प्लेट ऑलरेडी पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव और दूंगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ये वाली प्लेट क्या करेगी, रिपल्सन करेगी। रिपल्सन करेगी तो इस रिपल्सन, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही दे रहा हूं मैं, तो ये वाले पॉजिटिव को ले जाने के लिए इस पर्टिकुलर ऑलरेडी चार्ज पॉजिटिव प्लेट के अगेंस्ट में मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि फर्दर अगर मेरे को चार्ज ऐड करना है पॉजिटिव इस प्लेट में, तो इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट में मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। वो छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं कि वर्क डन टू मूव ए चार्ज DQ फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, it will be nothing but dW and this work done will be nothing but, हमको वर्क डन का डेफिनेशन पता था, हम लोग को ये पोटेंशियल का डिफरेंस पता था, इट इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन यहाँ पे क्या आ जाएगा, VdQ। दिस विल बी योर वर्क डन। यहाँ पे अपन इक्वेशन 1 को यूज करने वाले हैं, तो dW विल बी नथिंग बट Q अपॉन C dQ। यहाँ पे यूजिंग कौन सी की, इक्वेशन नंबर 1। अब मेरी बात को समझना, चौथे डायग्राम में आने के लिए
हमको एक्चुअल में टोटल चार्ज कितना करना था, हमको इस प्लेट को कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज प्लस क्यू करना था, हमको इस प्लेट को कंप्लीटली निगेटिव चार्ज माइनस क्यू करना था। दिस इज द टोटल चार्ज जो हमको क्या करना है इस पर्टिकुलर प्लेट्स को देना है, मतलब इसको कंप्लीटली प्लस क्यू चार्ज देना है, इसको माइनस क्यू चार्ज देना है, ताकि इसके बीच में क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाए। ये हमारा एम था। तो मैं मान लेता हूं कि टोटल वर्क डन विल बी, इट विल बी नथिंग बट dw का इंटीग्रेशन एंड चार्ज कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं अपन, ये हमको पता होना चाहिए कि चार्ज अपन जो वेरी कर रहे हैं वो 0 से लेके कैपिटल Q तक हमको देना है इस प्लेट में। यानी कि पहले इनिशियली कितना चार्ज था 0 और फाइनल चार्ज कितना आया इसमें Q, 0 से लेके Q तक Q/C dq। दिस विल बिकम योर वर्क डन एंड दिस विल बी नथिंग बट 1/c को बाहर निकाल दो, दिस Q व्हेन इंटीग्रेटेड विल बिकम Q²/2 एंड लिमिट क्या आ जाएगी 0 से Q, क्योंकि आपको पता है x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1/n+1। तो यहाँ पे आ गया ये W इज इक्वल टू, इट इज नथिंग बट Q²/2c। दिस विल बी योर वर्क डन एंड दिस वर्क डन ओनली, दिस वर्क डन विल बी stored as potential energy of a capacitor. Therefore, this energy will be nothing but Q²/2c. This is the very important formula. जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी होगी कैपेसिटर में, Q²/2c। यहाँ पे क्या है, ये जो एनर्जी स्टोर्ड है वो Q और C के टर्म्स में है। अब इसको दो अलग अलग टर्म्स में भी अपन लिख सकते हैं, वो कैसे लिखते हैं अपन देखते हैं। थोड़ा सा मैं इधर का पोर्शन रफ कर रहा हूँ ताकि आपको और दो फॉर्मुलेस जो है इसके अपन बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर मेरे को क्या करना है, इसको और अलग अलग टर्म्स के बीच के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिख सकता हूं आप देखिए। अगर मैं बात करूं एज वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV, तो मैं वहां पे Q इज इक्वल टू CV को रिप्लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू CV का होल² /2c, यानी कि बन जाएगा C²V²/2c। C से C कैंसल, तो दिस U विल बिकम हाफ CV²। तो एक फॉर्मूला जो आपका एनर्जी का होगा स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर वो ये भी हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो इसको मैं एक लास्ट टर्म में बोलूंगा, ऑल्सो अगर मेरे को पता होना चाहिए C इज नथिंग बट Q/V। सो यहां से बन जाएगा देयरफॉर, अगर इसको सब्सटीट्यूट करता हूं इसमें तो हाफ Q/V इंटू V², V² से V कैंसल, तो U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V। दिस विल बी योर थर्ड फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे कि कितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड होती है वो निकाला। पहला फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, दिस विल बी नथिंग बट Q²/2c। सेकंड फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए हाफ CV², जब आपका कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दिया तब ये फॉर्मूला यूज करोगे। एंड लास्ट जो आपका हाफ Q इंटू V यानी कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तीनों फॉर्मूला यूज होता है कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है कैपेसिटर में उसको निकालने के लिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि CBSE एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और नीट और JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे वो हमेशा एनर्जी आपसे पूछेगा ही। याद रखना कि क्वेश्चंस मान लो न्यूमेरिकल आते हैं कि आपको कोई पैरेलल या सीरीज का कॉम्बिनेशन भी दे दिया तो साथ में ये जरूर पूछेगा कि इस कॉम्बिनेशन के लिए आपकी एनर्जी स्टोर्ड कितनी है। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।